आज सुनाई दे रहा है ना सबका? यस सर। तो चाय पाई पी ले कि नहीं? टाइम नहीं मिला चाय पीने का? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? ऐसी ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, दूध पी लिया करो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, TFR 2013 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इन लेबोरेटरी फ्रेम टू इलेक्ट्रॉन्स are shot as at each other with equal and opposite speed u1 and u2 respectively, but not along the same straight line, है ना? सेम लाइन बराबर नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस पे, बट तो अलग अलग लाइन के ऊपर है, as shown in the figure, and each electrons will be acted on by a Coulomb repulsion due to each other, as well as Lorentz force due to its own motion in the magnetic field created by the others. Then which of the following diagram given below best describe the final velocity v1 and v2 of these electrons? Okay. So यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। So इस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे कुछ वेलोसिटी दे के थ्रो कराया गया है, और इस वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, u1 है। So u1 एंड साइड पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है u2। ठीक है। सो देखो, अगर हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन से एक ही इलेक्ट्रॉन थ्रो करते हैं ना, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया जाता है यहाँ पे। सो इस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर प्रेजेंस ना होता तो सीधा सीधे पाथ ऐसे फॉलो करता, सेम ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बराबर मूव कर जाता अगर इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंस ना होता तो इन एब्सेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन इस पाथ फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस वाला पाथ फॉलो करता था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस बराबर मूव करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन इस बराबर मूव करेंगे, तो क्या होंगे, जैसे जैसे सेम इलेक्ट्रॉन नजदीक आते रहेंगे एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स देने लगेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए कि रिपल्सिव फोर्स देखो किस बराबर एक्ट करेंगे, एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे ना। तो किसी टाइम पे मान लो से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इस टाइम पे अगर हम रिपल्सिव फोर्स देखें तो रिपल्सिव फोर्स किस बराबर होंगे, ये इससे इस डायरेक्शंस पे रिपल्स करेंगे, ये इससे इस डायरेक्शंस पे रिपल्स करने चाहेंगे, है ना। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। सो अब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी देखो इस बराबर है, इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स भी इस बराबर है, तो क्या होना चाहिए, तो इस रिपल्सिव फोर्स के प्रेजेंस पे क्या हो, आप ये पाथ फॉलो कर सकते हैं नहीं, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, कुछ ऐसी बैंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बैंड हो जाएंगे, और साथ में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या होगा, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इस बराबर एक फोर्स है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इस बराबर है, तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, तो इस बराबर ये भी बैंड हो जाएंगे। एक तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से इस बराबर मोशन होना चाहिए। दूसरा क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस बराबर मूव करे, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस बराबर मूव करे तो इसके वजह से जो करंट होगा, करंट किस डायरेक्शन पे होते दिखाई देंगे हमें, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस बराबर मूव करें तो इसके वजह से करंट इस बराबर होंगे, तो इस लाइन बराबर करंट अगर इस डायरेक्शन से फ्लो तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होंगे, देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर हम इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहे तो डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज, आउट ऑफ इस द इलेक्ट्रॉन की वजह से पेज। आउट ऑफ द पेज होंगे, है ना। सो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन इस लाइन बराबर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे वो आउट ऑफ द पेज। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज हो और इस इलेक्ट्रॉन देखो इस बराबर मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर भी अगर आप u क्रॉस v करोगे, u क्रॉस v अपवर्ड डायरेक्शन होंगे, बट इलेक्ट्रॉन है तो डाउनवर्ड फोर्स होंगे। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी देखो क्या होंगे, ये जो इनिशियल वेलोसिटी जिस बराबर था इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे, इस डायरेक्शन पे होगा। सेम है, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो करंट होगा इस डायरेक्शन पे होगा,
तो इस कारण की वजह से इस लाइन के ऊपर भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन पे होंगे, आउट ऑफ द पेज, है ना। सो भी आउट ऑफ द पेज है, तो ऐसे ही करो यहाँ पर भी इस आउट ऑफ द, तो इसके करंट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होंगे वो फोर्स भी अगर हम देखें V क्रॉस B डाउनवर्ड होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होंगे, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो कूलम फोर्स है और इस मैग्नेटिक फोर्स है, इन दोनों की वजह से पार्टिकल का एक फाइनल जो कंपोनेंट फोर्स कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड जनरेट होंगे, और ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटीज बराबर है। सो इस केस में क्या होंगे, दोनों के बीच से वो अब इस फोर्स प्रेजेंस है तो इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकते, तो इस पाथ फॉलो ना करके वो इधर से ऐसे मूव करेंगे और ये इधर से ऐसे मूव करेंगे। सो फाइनली पाथ जो है, पाथ कुछ ऐसी बनना चाहिए, ऐसे चले जाएंगे और ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि फाइनली जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस बराबर होंगे और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस बराबर होंगे। सो ये होगा V1, ये होंगे V2। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, ओनली ऑप्शन ए। सर ओरिजिन पर वाई एक्सिस के दोनों पार्टिकल एलोंग क्यों हो जा रहे हैं, वाई एक्सिस नहीं लो। वाई नहीं जेड लिखा गया है ना। हाँ जेड है। हाँ, सो जेड बराबर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस बराबर मूव करेंगे, ठीक है ना। जरूरी है कि वो ओरिजिन पर हो, पहले ही हो जाता है, ओरिजिन का, ओरिजिन से पहले ही हो जाता है वाई ओरिजिन जेड से, एक्सिस। ओरिजिन से क्रॉस हो नहीं पाएंगे ना, ओरिजिन से पहले ही बैंड हो जाना चाहिए क्योंकि रिपल्सिव फोर्स भी है एक दूसरे का और मैग्नेटिक फोर्स भी है। सो उससे पहले ही वो बैंड हो जाना चाहिए, ओरिजिन से पास क्यों होंगे। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स इसी प्लेन पे ही होगा, है ना, और मैग्नेटिक फोर्स भी देखो उसी प्लेन पे है, ऐसी तो नहीं कि उसके साथ किसी अदर प्लेन पे है। तो पार्टिकल तो उसी प्लेन, जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो भी उसी प्लेन पे ही रहेगा, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शंस पे, इस डायरेक्शंस पे बैंड हो जाना चाहिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी देखो इस बराबर था, लेकिन फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो इसी प्लेन पे अपवर्ड डायरेक्शंस पे होंगे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे ही बैंड हो जाएगा ना, पार्टिकल ऐसे बैंड होंगे, ये भी ऐसे बैंड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, ए इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इन a plane perpendicular to the uniform magnetic field strength 2 Tesla and the time period of the rotation क्या होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व किया हो क्या, Yes, में बता गया था इससे, yes, sir. आंसर मैच किया है नहीं, Yes, sir. नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ, बताओ। Yes, sir. सबका हो गया ना। काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से आप क्या फाइंड आउट कर सकता हो, मास, है ना। और आपको बाद में टाइम पीरियड पूछा गया है, तो टी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो आपको सिर्फ मास ही फाइंड आउट करना था यहाँ पे। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसने हाई काइनेटिक एनर्जी पे क्या होंगे, हमें जो मास कैलकुलेट करना पड़ेंगे वो मास आप रेस्ट मास नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या लेना पड़ेंगे यहाँ पे, डायनामिक मास लेना पड़ेंगे, है ना। सो बेसिकली रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेंगे। सो यहाँ पे डायनामिक मास जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे कि m इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे v कैलकुलेट करना पड़ेंगे, तो v के लिए हमें क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल्स टू क्या होता है कि एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। सो यहाँ पे एम नॉट क्या है, एम नॉट इज द रेस मास एंड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सो यहाँ पे आपको एम इससे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए,
10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी कितना होता है m नॉट, m यहाँ पे रेस्ट मास है, सो m नॉट c स्क्वायर कितना होना चाहिए? बताओ जिसने सॉल्व किया है। सर मैंने बोला था ना सॉल्व किया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना 0.95 ओ सर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.53 ऐसी कुछ होता है शायद, मुझे जितना पता है 5 समथिंग 593, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, इतना ज़्यादा कहाँ से हो गया? 0 पॉइंट समथिंग ऐसी कुछ होंगे, देख लेना एक बार इलेक्ट्रॉन का मास, अदरवाइज रेस्ट मास आपको पता है ना। तो यहाँ पे इतना ही लिख लो कि 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप इससे यहाँ से m का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और इस m का वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो फाइनली आप क्या पुट करोगे कि टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। सो यहाँ पे सिर्फ आपको m ही फाइंड आउट करना है, और ये m यहाँ से मिलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, चार्ज गिवन है, सारे वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें क्वांटिटी डाल के मैंने तब भी आंसर आ गया था। क्या? हाँ, आपका रिलेटिविस्टिक मास ला भी लोगे तब भी आंसर आएंगे, बट वो अगर आप रिलेटिविस्टिक लोगे देखोगे मोर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर आएंगे। तो जो सेकंड वाला उसमें टी क्या है? ये टी एक्चुअली रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को भी कैपिटल टी लिखा जाता है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को भी कैपिटल टी लिखा जाता है, बस सिंपली आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ये आपको गिवन है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से आप बाकी कैलकुलेट करके देख लो। इस वाला वैल्यू एक बार चेक कर लेना। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, यहाँ पर हमें कुछ करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स पूछा गया है। ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे उसके बाद करेंगे, आप इसे रहने दो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया? कंसीडर अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली पैरेलल टू द ईच अदर। क्या होना चाहिए इस केस में? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ। किसी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो अगर हम पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी लेकर रिलीज करें तो पाथ कैसे होना चाहिए? हेलिकल सर। स्ट्रेट लाइन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 31, इसका मैं थोड़े से हिंट देता हूँ, बाकी आप कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और चार्ज का वेलोसिटी भी गिवन है, बट स्टिल देयर इज नो फोर्स, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नेट फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? Q इंटू ई प्लस Q इंटू V क्रॉस B। सो यहाँ से आपको क्या पूछा गया कि नेट फोर्स आपको बोला गया 0, तो इससे आप 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मान लेंगे V क्रॉस B, सो माइनस V क्रॉस B। सो V आपको गिवन है, B आपको गिवन है, बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या बोला गया। जस्ट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन बोला गया है पार्टिकल इज रिलीज एट t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन in the presence of uniform static electric field and magnetic field E equals to E naught y cap and B equals to B naught z cap respectively, which of the following statement is correct? So एक पार्टिकल को हम ओरिजिन से रिलीज करेंगे z equals to t equals to 0 टाइम पे, और इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन पे। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है? पार्टिकल move along x-axis, particle move in a circle or orbit, particle move in xy plane, particle move in a yz plane। किस प्लेन पे होना चाहिए? सर XY प्लेन पे। मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे है ना। तो
तो इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, पार्टिकल को हम जीरो वेलोसिटी देकर रिलीज करेंगे तो पाथ क्या होंगे, साइक्लॉइड पाथ होगा, और वो पाथ किस प्लेन पे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे, आज ही हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन पे, तो जेड डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर प्लेन क्या होना चाहिए, एक्स एंड एक्स वाई। हाँ, तो एक्स वाई प्लेन पे होंगे पार्टिकल एक्चुअली। तो इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो पार्टिकल का जो पाथ है कुछ ऐसे होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई प्लेन। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है maximum relativistic kinetic energy of a beta particle from a radioactive nuclei is equals to its rest mass of this energy of the particle. Then the magnetic field is applied perpendicular to the beam of beta particle, which bend into a circular radius, circle of radius r. Then the field का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो बीटा पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, सो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, रेडियो एक्टिव पार्टिकल से रिमूव हो रहा है तो काफी हाई एनर्जी लेके मिल रहा है। तो इसमें बोला गया जो मैक्सिमम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है वो इसके रेस्ट मास के साथ इक्वल है, ठीक है, रेस्ट मास के साथ इक्वल है। तो हमें क्या पूछा गया है कि अगर आप इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन को वैसे बीम ऑफ पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में अगर हमें मूव करना है तो उस केस में हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा सच दैट उसका जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर हो। सो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करें इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इसका जो रेडियस है आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, m डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है, m डिवाइडेड बाय क्यू बी। सो यहाँ पर हमें आर का वैल्यू गिवन, आर का वैल्यू क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, कैपिटल आर, ठीक है, आर का वैल्यू गिवन है कैपिटल आर। सो आर का वैल्यू अगर हम कैपिटल आर पुट करें तो होंगे m v डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो यहाँ से अगर हम b कैलकुलेट करें, b हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे, सो b डिवाइडेड बाय क्यू आर ए है। सो बट यहाँ पर देखो हमें इस v के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है ना, एंड यहाँ पर मास भी जो है, ये जो मास हमने लिखा है एक्चुअली कौन सा मास होना चाहिए, अगर हाई एनर्जी लेके मूव करें तो हमें रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स मास लिखना पड़ेंगे, और अगर सिंपल लो वेलोसिटी लेके मूव करें तो उस टाइम पे हम जो भी रेस्ट मास है वही कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि डायनामिक मास जो है, डायनामिक मास देखो क्या होंगे कि एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो इस डायनामिक मास तभी चेंज होगा अगर वेलोसिटी काफ़ी हाई हो, है ना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ सी पे हो। सो अगर सी के रेस्पेक्ट में भी अगर स्मॉल हो, है ना, तब क्या होंगे इसमें, दिस टर्म विल बी वेरी वेरी स्मॉल। सो अगर स्मॉल हो तो इन दोनों मास ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, तो डायनामिक मास एंड रिलेटिविस्टिक मास बोथ विल बी इक्वल। तो उस केस में हम सिंपली रेस्ट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोला गया और इसका जो रेस्ट मास एनर्जी है ऑफ द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ऑर्डर पे है, तो यहाँ पे डायनामिक मास जो है वो एग्जैक्टली रेस्ट मास के साथ इक्वल नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि रेस्ट काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल्स टू क्या होंगे, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल्स टू होता है टोटल मास इंटू सी स्क्वायर, मतलब डायनामिक मास इंटू सी स्क्वायर माइनस रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इस काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसका रेस्ट मास के साथ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रेस्ट मास एनर्जी का इक्वल, रेस्ट मास एनर्जी, तो रेस्ट मास एनर्जी के साथ इक्वल है। सो एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आपका एम इक्वल्स टू क्या मिलेंगे, जो डायनामिक मास है, डायनामिक मास मिलेंगे 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास,
ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास के साथ इक्वल होंगे। एंड सो m का वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2m0 और v भी चाहिए हमें, ठीक है। सो v के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक तो ये कंडीशन हमें मिल गया कि m इक्वल्स टू 2m0 एंड डायनामिक मास इक्वल्स तो हम क्या लिखते हैं कि रेस्ट मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे m इक्वल्स टू 2m0 लिखा गया है, सो इनटू 2m0 लिखते हैं इसे, ठीक है 2m0। सो दोनों साइड से देखो m0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे अगर आप यहाँ से अगर आप v फाइंड आउट करके बताओ कि v कितना आना चाहिए। So √3c/2. सो यहाँ पे दोनों साइड से आप स्क्वायर कर दीजिए, पहले इससे 2 इधर डिवाइड कर दीजिए और इससे इधर डिवाइड कर दीजिए और आप मल्टीपल कर दीजिए और दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए, तो हमको 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। सो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आओ एंड फाइनली v का वैल्यू जो यहाँ पर आएंगे, v का वैल्यू क्या आना चाहिए √3c डिवाइडेड बाई 2, ठीक है √3c डिवाइडेड बाई 2, ये होंगे कि आपका वेलोसिटी। सो आपको डायनामिक मास पता है, आपको वेलोसिटी पता है, तो इन दोनों का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। सो m का वैल्यू हम पुट करेंगे 2m0 क्योंकि आंसर जो है सारे रेस्ट मास फॉर्म में गिवन है, एंड v का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे √3c डिवाइडेड बाई 2, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज हम ई लिखेंगे और रेडियस हमें कैपिटल R गिवन था। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली रेड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे कि m0 √3m0 c डिवाइडेड बाय ER। सो इतना हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया क्या, लास्ट क्लास में दिया गया था, Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में 2 very long straight wire parallel wire carries a steady current plus and minus I respectively. The distance between these wires is d, and a certain instant of time a point charge q is at a point equidistant from these two wires in a plane of the wires, and its instantaneous velocity v is perpendicular to this plane. The magnitude of force due to this magnetic field acting on this charged particle at this instant क्या होना चाहिए है। तो यहाँ पे 2 वायर है, 2 वायर सेम प्लेन पे है और इसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होंगे बट एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन पे। तो इसमें अगर I है इसमें क्या लिखोगे -I, ठीक है I और -I करंट फ्लो हो रहा है इसमें। एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें गिवन है, वायर के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है d, ठीक है ये डिस्टेंस हमें गिवन है d। एंड यहाँ पर क्या बोला कि एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट चार्ज q और दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। दोनों से इक्वी डिस्टेंस मतलब चार्ज पार्टिकल का पोजीशन कितना होगा d/2 पे होंगे। तो किसी भी एक वायर से d/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है q, एंड q जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। सो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर मतलब क्या होंगे आइदर इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज, कुछ तो बोला नहीं है तो हम मान लेते हैं आउट ऑफ द पेज है, ठीक है। सो यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आउट ऑफ द पेज है, इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है मान लो, ठीक है। सो हमें क्या पूछा गया कि उस टाइम पे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होंगे उस फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए Sir, 0. 0। क्यों होंगे 0? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक वायर है, जो वायर है वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे वो भी क्या होंगे इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, है ना। सो
प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, पार्टिकल का वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, सो बी एंड बी इन दोनों वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे उस मैग्नेटिक फील्ड और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल व यू कैन से एंटी पैरेलल। ठीक है, सो चाहे पैरेलल हो और चाहे एंटी पैरेलल हो, सो v क्रॉस v का वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेंगे 0. जीरो ही मिलेंगे ना। a क्रॉस b हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पर b जो है इन दोनों वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों वायर जिस प्लेन पे रखा गया मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होंगे। उधर यहाँ पे इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज हो सकते हैं। इस केस में आप देख सकते हो इस केस में इनटू द पेज होंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनटू द पेज है, पार्टिकल आउटर डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होंगे 180। इस क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए था 0। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होंगे इस केस में 0। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया सर। सबका हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो 36 से अगर हो गया तो 37 देखो। 37 में क्या बोला गया है? For a positively charged particle moving in XY plane, initially along the x-axis, there is a sudden change in its path due to presence of electric or magnetic field beyond the point P. The curved path is shown in the XY plane is found to be non-circular. Then which of the following combination is possible? So क्वेश्चन नंबर 37 पे कुछ ऐसी है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड यहाँ पर एक सर्टेन ये लाइन है, ये पॉइंट मान लो से पी पॉइंट है। सो इससे पहले इस पॉइंट से पहले इधर से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन बराबर मूव कर रहा था ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर, ये गिवन है हमें। बट जैसे ये पी पॉइंट क्रॉस किया है, ठीक है, क्रॉस करने के बाद जो है पार्टिकल का जो पाथ है, पाथ कुछ ऐसे बैंड हो गया। अभी जो कार पाथ है, इस कार पाथ में बाद में क्या बोला गया, दिस कार पाथ इज एक्चुअली नॉन सर्कुलर। ठीक है, सो जो कार पाथ है, कार पाथ क्या है, नॉन सर्कुलर। ठीक है, नॉन सर्कुलर। सो अगर कार पाथ नॉन सर्कुलर हो तो इसका मतलब क्या है, अगर कार पाथ सर्कुलर कब होता है, यहाँ पे इस रीजन पे अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट होता तभी जाके क्या होंगे कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउट ऑफ द पेज होंगे तो चार्ज पार्टिकल अगर इधर मूव करे तो भी क्रॉस भी देखेंगे हम, भी क्रॉस भी ऐसे होंगे, भी क्रॉस भी, तो इस पॉइंट का राउंड पैसे सर्कुलर पाथ बनाते हैं। बट यहाँ पर क्या बोला गया, इट्स नॉन सर्कुलर। ठीक है, नॉन सर्कुलर। तो हमें क्या बताना है, किस साइड पे नॉन सर्कुलर पाथ क्रिएट करें, तो इस साइड पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें इनसे कुछ कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन गिवन है, उनमें से हमें चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या होना सही है। सो देखो यहाँ पर अगर सर्कुलर पाथ में है, ये पाथ सर्कुलर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं? Yes. दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। सो अब देखो पार्टिकल अगर इस डायरेक्शंस पे मूव कर रहा है ना, एक्स वाई प्लेन पे ही है, एक्स वाई प्लेन पे कि एक्स जेड प्लेन पे है, ये जो कार्बन एक्स वाई प्लेन पे है। सो पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स भी लगे वो भी किस प्लेन पे होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन पे होना चाहिए, एक्स जेड प्लेन पे तो नहीं होना चाहिए ना पार्टिकल के ऊपर फोर्स, बताओ। पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन पे मूव करे तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होंगे, फोर्स जितने भी फोर्स लग रहा हो सारे फोर्स किस प्लेन पे लाई करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे लाई करेंगे। XY plane. सो यहाँ पर भी जो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स होंगे वो भी एक्स वाई प्लेन पे लाई करना चाहिए। सो आप यहाँ पे जो जितने कॉम्बिनेशंस गिवन हो सारे कॉम्बिनेशंस आप चेक कर लो। ऑप्शन ए तो हम ऐसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बी जे कैप
प्लस सी के कैप है। सो यहाँ पर बोला है कि ऑप्शन ए पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट है। क्या पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल होता है अगर क्या है यहाँ पे सर पाथ जो है, पाथ अगर सर्कुलर होता है ना, तब भी हम बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बट इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए क्या होना चाहिए? रॉन्ग। अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ए आई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है बी सी के कैप एंड ए आई कैप। सो ऑप्शन बी में हमें गिवन है इज इक्वल्स टू ए आई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू हमें गिवन है सी के कैप प्लस ए आई कैप। ठीक है, सी के कैप प्लस ए आई कैप। सो we find out this force due to this electric field and magnetic field. That force should be in the xy plane, है ना, xy plane पे होना चाहिए। सो यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों का नेट फोर्स फाइंड आउट करें कि एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सो इसका कोई भी कंपोनेंट जेड डायरेक्शंस पे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, सो ई का वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये होंगे ए आई कैप प्लस क्यू। इनिशियल वेलोसिटी किस बराबर था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर पार्टिकल मूव कर रहे थे, तो आई कैप बराबर होंगे सो वी आई कैप क्रॉस सी के कैप प्लस ए आई कैप। सो बताओ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमें मिलेंगे, आई के साथ के का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे क्या मिलेगा आपको? माइनस जे माइनस जे कैप एंड आई के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे 0। 0 सो फाइनली यहाँ पर जो फोर्स मिलेंगे, फोर्स हमें कुछ ऐसे मिलेंगे एक कंपोनेंट, और यहाँ पर होंगे माइनस क्यू वी सी जे कैप डायरेक्शंस में। सो पार्टिकल के ऊपर एक कंपोनेंट एक्स बराबर, तो पार्टिकल का इस बराबर भी डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल के ऊपर दूसरे कंपोनेंट है माइनस जे कैप बराबर, पार्टिकल का इस बराबर भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो ऐसी बात ये बना सकता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है एक ऑप्शन। अब ऑप्शन सी में देखो फिर से क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ऑप्शन सी तो पॉसिबल नहीं है ना। ऑप्शन सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 गिवन है, तो ऑप्शन सी रॉन्ग कर लो। अब ऑप्शन डी में क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ए आई कैप, बट मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर गिवन है सी के कैप और ए जे कैप, सॉरी बी जे कैप। सो बी जे कैप, सो बी के साथ जब आई का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तब क्या मिलेंगे आपको? के कैप मिलेगा, है ना, ऑप्शन डी में। सो के कैप मिलेंगे, मतलब ऑप्शन डी अकॉर्डिंग पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका एक के कंपोनेंट भी होंगे। लेकिन अगर पार्टिकल के ऊपर फोर्स का के कंपोनेंट होता तो पार्टिकल का मोशन किस प्लेन पे होंगे? एक्स जेड प्लेन पे होना चाहिए था, है ना, बट एक्स जेड प्लेन पे नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी भी क्या होना चाहिए? रॉन्ग होंगे। सो ऑप्शन डी में क्यू इंटू ए आई कैप होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स होंगे क्यू इंटू वी आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वहां पर गिवन है सी के कैप प्लस बी जे कैप। तो जब आप इसके साथ आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, देखो आपको क्या मिलेंगे, क्यू ए आई कैप, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे होंगे माइनस क्यू वी सी जे कैप प्लस यहाँ पर आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आपको के कैप मिलेंगे, सो क्यू वी वी के कैप। इस केस में देखो पार्टिकल के ऊपर एक आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, के कंपोनेंट भी है। इस टाइम पे पार्टिकल का मोशन कहाँ पर, प्लेन पे होना चाहिए या स्पेस में होना चाहिए? स्पेस पे। स्पेस में होना चाहिए, है ना। तीनों कंपोनेंट चेंज होना चाहिए था एक्स वाई जेड, बट यहाँ पर देखो जेड तो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक्स वाई चेंज हुए। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जेड कंपोनेंट नहीं है फोर्स का, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या होना चाहिए? रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोला गया देखो कि मैग्नेटिक फील्ड B equals to B naught Z cap exist in a region X
ए से लेके 2a के बीच में है एंड देयर है अनदर मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू b नॉट जे कैप। अच्छा थोड़े से मिस्टेक है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप ये कर लो मैग्नेटिक फील्ड ए से लेके 2a तक तो b नॉट जे कैप बराबर है एंड 2a से लेके 3b तक जो है वहाँ पे माइनस जे कैप कर लो, ठीक है, अदरवाइज ग्राफ के साथ मैच नहीं करेंगे। सो माइनस b नॉट जे कैप where b is positive constant, then the positive point charge q moving from a velocity v naught I cap with a velocity v positive constant entered in the magnetic field region at x equals to a, the trajectory of the charge particle in the region can like this, okay. So z and explain पे हमें draw करना है, okay. So ये अगर आपका x हो z हो y किस बराबर होंगे, आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज? into the page. इनटू द पेज, ठीक है, तो y एक्सिस यहाँ पर होंगे इनटू द पेज। सो आप क्या बोला गया है कि x a से लेके 2a तक ठीक है, x से लेके 2a तक मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शंस पे है? b नॉट जे कैप बराबर है। सो b नॉट जे कैप मतलब मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शंस पे है और इस फिगर अकॉर्डिंग y किस डायरेक्शंस पे है? इनटू द पेज है। तो इस रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे, तो ऐसे इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस पे इनटू द पेज है। एंड उसके बाद ए से लेके 3a तक, 2a से लेके 3a तक मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होंगे? माइनस जे कैप। तो यहाँ पर क्या होंगे? आउट ऑफ द पेज, है ना। यहाँ पर y इनटू द पेज हमने ले रखा है क्योंकि x x है, ये z है, तो z क्रॉस x करोगे y देना चाहिए, तो y इनटू द पेज है। तो इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आउट ऑफ द पेज। ठीक है, ये आउट ऑफ द पेज है। अब हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि एक पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी लेके ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे v नॉट आई कैप वेलोसिटी लेके ऐसे मूव करने लगा। तो इनमें से हमें कुछ पाथ ड्रॉ करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज करेक्ट, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें गिवन है बी नॉट, एंड ये जो है ये आपका ए से स्टार्ट हुआ x इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू 2a और x इक्वल्स टू 3a, ठीक है, ये लाइन है। सो यहाँ पर एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके पार्टिकल का जो पाथ है वो पाथ डिफरेंट हो सकता है ना। कंडीशन 1 क्या है कि आप लोगों को बताया गया था कि जब ऐसे फाइनाइट विथ का मैग्नेटिक फील्ड हो तो पार्टिकल इसी रीजन पे वापस भी आ सकता है, इस रीजन से इस रीजन पे ट्रांसफर भी हो सकता है ना, एक रीजन से दूसरे रीजन पे। तो कंडीशन क्या था? रेडियस से कम होना चाहिए। हाँ, रेडियस जो है, रेडियस क्या होना चाहिए? अगर इस विड्थ से कम हो तो वो इसी रीजन पे वापस आ जाएंगे, और अगर रेडियस इस विड्थ से ज़्यादा हो तो भी क्या होंगे? पार्टिकल इस रीजन से इस रीजन पे ट्रांसफर होंगे। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि जो है पार्टिकल का जो है रेडियस जो होंगे यहाँ पे ना, बी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे इस रीजन पे, तो सर्कुलर पाथ जो है, सर्कुलर पाथ अगर फॉलो करता है ना, एंड अगर मान लेते हैं कि रेडियस जो होंगे उस रेडियस अगर ए से कम होंगे तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में वापस आना चाहिए था, है ना। तब जेड और एक्स के बीच में ग्राफ कुछ ऐसी बनना होता, ऐसी बनता जेड और एक्स के बीच में ना, कि आपका एक्स ये जेड, ऐसी कुछ ग्राफ बनना था, बट ऐसी कोई भी ग्राफ है क्या ऑप्शन में? नहीं है ना। तो ये कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि आर क्या होना चाहिए? आर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन
ये होना चाहिए, क्योंकि इन चारों केसेस में जो लिखा गया है, देखो अल्टीमेटली जो पार्टिकल है वो थर्ड रीजन पे, इस रीजन पे ट्रांसफर हो चुके हैं, है ना। सबके देखो ये से लेके ये तक पूरे ग्राफ गिवन है। सो हमें ये मानना पड़ेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पार्टिकल जो सर्कल पाथ बनाएंगे, सर्कुलर पाथ बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसके रेडियस क्या होंगे, जो मैग्नेटिक विथ है इस विथ से ज़्यादा है, ठीक है। तभी पार्टिकल यहाँ से इस रीजन पे क्रॉस कर सकते हैं। सो वंस हम लोग मान लेते हैं कि जो रेडियस है ये इस विथ से ज़्यादा है, तो आप देखते हैं पाथ कैसी होना चाहिए। सो देखो यहाँ तक जब पार्टिकल स्टार्ट करें तो ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो इस इंटरफेस के बाद इस साइड पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे, इनटू द पेज है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, वेलोसिटी इस बराबर है, तो v क्रॉस b करके देखो फोर्स किस बराबर होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन पे होंगे। तो इसका मतलब जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे यहाँ पे, इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होंगे, सेंटर कुछ कहीं पर यहाँ पर होंगे, है ना। एंड ये जो रेडियस बनाएगा, इस रेडियस का वैल्यू क्या होना चाहिए, रेडियस जो होंगे, रेडियस इस ए से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। रेडियस ए से ज्यादा होना चाहिए, तब यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। सो अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मान के, तो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनाए ऐसे, तो सर्कुलर पाथ कुछ ऐसी बनेगी, है ना। सर्कुलर पाथ कुछ ऐसी बनेंगे, तो पार्टिकल यहाँ पे जाएंगे ऐसे। सो आप देखो जैसे इस पॉइंट पे आएंगे, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी किस बराबर है, इस डायरेक्शन पे होगा वेलोसिटी, इंक्लाइन रहेगा। है ना, इस डायरेक्शन पे होंगे वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है, आउट ऑफ द पेज है। तो देखो वेलोसिटी इस बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, तो v क्रॉस b करोगे, फोर्स इस डायरेक्शन पे जाएगा, है ना। तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन पे हो, ऐसी हो, तो पार्टिकल क्या करेंगे, फिर से इस लाइन के यहाँ पर कोई भी एक सेंटर मान लो, तो सेंटर मान के और एक सर्कल बनाने चाहेंगे यहाँ पे, है ना। सो यहाँ से अगर आप एक सर्कल बनाओ तो कुछ ऐसी बनेगा। बट इसके बाद यहाँ पर देखो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या होना चाहिए हो, सो यहाँ से सर्कुलर पाथ ऐसी फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, बट इस रेडियस r से ज़्यादा होना चाहिए, तो जिसके वजह से वो कुछ, इसके बाद कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इस वेलोसिटी लेके ऐसे हो मूव करने लगे। सो ये होंगे क्या, पार्टिकल का पाथ। सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, कौन सा ऑप्शन है ऐसे, ऑप्शन ए। ठीक है। समझ में आया ना सबको, कैसे बनाया गया पाथ। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 39 ये सॉल्व हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 39। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ आंसर क्या होना चाहिए। सर एक्स डायरेक्शन। हो गया है सर। हो गया है। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है, हमें फोर्स का डायरेक्शन पूछा गया, तो क्या करना है, क्यू ई एंड v क्रॉस b का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएंगे, फोर्स किस डायरेक्शन पे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 2020 जैम में पूछा गया था। इसमें भी जो ये जो कॉन्सेप्ट है लगभग इसी जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ रिलेटेड ही है ना, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है वो स्टेट ना होकर क्या ऐसी कार पोर्शंस पे हमें गिवन है। यहाँ पर क्या बोला गया, देखो कि कंसीडर एनुलर रीजन इन फ्री स्पेस containing a uniform magnetic field in the z directions and schematically represented in the by a shadow region in the figure. A particle having charge q and mass m started off from a point p equals p point का coordinate given है a00, that is x axis के ऊपर, in the positive x directions with a constant speed v
If the radii of the inner and outer circle is A and B respectively, then the minimum magnetic field required so that the particle return to the inner circle क्या होना चाहिए? सो यहाँ पे आपको ऐसे एक एनुलर रीजन गिवन है ना, सो ये इनर रेडियस आपको गिवन है, ये आउटर रेडियस गिवन है बी, और यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है इस पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है? जेड कैप डायरेक्शन पे है, और यहाँ पे एक एक्सिस भी बता दिया गया है कि ये जो है आपका एक्स एक्सिस है और ये जो है आपका वाई एक्सिस है, सो एक्स एंड वाई ऐसी है। एंड अब क्या बोला गया है कि इस पॉइंट पे यहाँ पर x इक्वल्स टू a00 मतलब यहाँ पर होंगे, है ना। सो ये पॉइंट है p पॉइंट, तो इस p पॉइंट से अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम इस डायरेक्शन पे v नॉट वेलोसिटी देके थ्रो करें, ठीक है, कांस्टेंट v वेलोसिटी देके अगर हम थ्रो करें पॉजिटिव x डायरेक्शंस बराबर इस डायरेक्शंस बराबर, तो हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ए और बी के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होंगे? आउट ऑफ द पेज होना चाहिए, बी नॉट एक्स वाई जे डायरेक्शन से मतलब आउट ऑफ द पेज होंगे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम थ्रो करें सो पार्टिकल क्या होंगे? फिर से इसी रीजन पे वापस हो जाए, और ये द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल रिटर्न टू द इनर सर्कल। सो यहाँ से हमने थ्रो किया, फिर से वो इसी सर्कल में वापस आ जाए, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए हमें पूछा गया है, ठीक है। सो देखो इस केस में अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन पे किस डायरेक्शन पे? आउट ऑफ द पेज है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, हम पार्टिकल को इस डायरेक्शन पे थ्रो कर रहे हैं। सो इस केस में भी जो पाथ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन पे, जो पार्टिकल पाथ बनाएंगे, पाथ का नेचर क्या होना चाहिए? कर्व का नेचर क्या होना चाहिए? सर्कुलर ही होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर के सेंटर किस पॉइंट पे होंगे? सेंटर किस पॉइंट पे होना चाहिए? इनिशियल फोर्स जिस डायरेक्शन पे होगा, तो इनिशियल फोर्स देखो यहाँ पे किस बराबर होंगे? वेलोसिटी इस बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, तो इनिशियल फोर्स किस बराबर होंगे? इस डायरेक्शन पे होंगे। सो यहाँ पर मान लो इसका क्या होंगे? रेडियस होंगे, ठीक है, ये रेडियस है। अब आपको कंडीशंस क्या है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर हम रेडियस देखें तो रेडियस का वैल्यू कितना होता है? जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाता है उस टाइम पे जो सर्कुलर पाथ बनाता है, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होता है? mv डिवाइडेड बाय qb, ठीक है, mv डिवाइडेड बाय qb। सो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू क्या पुट करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू क्या पुट करें कि सच इस पार्टिकल फिर से इसी रीजन पे वापस आ जाए, ठीक है। सो अब बताओ पार्टिकल इस रीजन पे वापस आने के लिए, सो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अराउंड पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो इस सर्कल का रेडियस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना? यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इससे तो ज्यादा नहीं होना चाहिए ना? अगर इससे ज्यादा हो तो क्या पार्टिकल इस रीजन पे वापस आएंगे? कभी नहीं आएंगे, इससे बाहर चले जाएंगे। सो हमें इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर हम एक, तभी ये वापस आ सकता है ऐसे, है ना, तभी वापस आ सकता है इसी रीजन पे। तो जो मैक्सिमम जो रेडियस पॉसिबल है यहाँ पे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अगर हम सेंटर ऐसे माने तो ये डिस्टेंस होना चाहिए। इससे अगर रेडियस इससे ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल कभी इसी रीजन पे वापस नहीं आएंगे, वो इस रीजन पे चले जाएंगे, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है? इस रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो हम अगर रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, बस यहाँ पे बी मिनिमम वैल्यू पूछा गया, तो बी मिनिमम मतलब बी का वैल्यू जब मिनिमम होंगे तो आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम। है ना। और इस फिगर अकॉर्डिंग हमें क्या देख रहा है कि आर का मैक्सिमम वैल्यू इस डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस डिस्टेंस से अगर ज्यादा हो जाए फिर पार्टिकल इधर निकल जाएंगे, ठीक है। सो ये आर का मैक्सिमम वैल्यू है। सो बी मीन इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एम बी डिवाइडेड बाय क्यू आर मैक्स। सो अब इस आर मैक्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सो आर मैक्स कौन सा डिस्टेंस है? यहाँ से ये डिस्टेंस है,
तो इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस भी कितना होगा, ये भी R क्या होगा, आर ही होगा, है ना, सर्कल का ही ऊपर है, आर होगा। सो ये अगर आपका आर हो, ये भी आर हो, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, A ये है, और यहाँ से देखो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ऐसी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे इनिशियल फोर्स। सो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो बताओ यहाँ से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, root over A square plus R square. ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस है सर्कल का सेंटर तक, इस ओरिजिन से सर्कल का सेंटर है रूट ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस है आर, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, B बी होना चाहिए। और बी का वैल्यू हम इस फिगर से क्या लिख सकता हूँ, R plus R plus root over R square plus A square. हाँ। सो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फिगर we can write under root of a square plus r square plus r is equals to क्या होना चाहिए, B. b, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू b होना चाहिए। तो यहाँ से आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू b माइनस आर स्क्वायर कर लो। तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2b आर। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें आर इक्वल्स टू क्या मिलेंगे, यहाँ से के स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b से होंगे कि आपका आर का वैल्यू, इस आर का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आर का मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकता है, अगर इससे ज़्यादा हो तो पार्टिकल कभी भी इस रीजन में वापस नहीं आएंगे, इस रीजन पे चले जाएंगे। सो इस आर का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो बी मिनिमम आपको मिल जाएंगे। सो देयरफॉर बी मीन क्या होना चाहिए कि एम B by Q. हाँ, यहाँ पर एम शायद कैपिटल एम गिवन है क्वेश्चन में ना, पार्टिकल का मास एम, तो एम भी डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू का वैल्यू भी कैपिटल क्यू गिवन है तो क्यू, और इस आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो आर को यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो इन्होंने न्यूमरेटर में लिखा है, तो कुछ इस तरीके से लिखा गया ऑप्शन में कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b होल टू द पावर -1। ठीक है, ये होंगे आपका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन B. अब क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग के पास नहीं है ना, असाइनमेंट पे है, नहीं नहीं है सर। नहीं, ये लास्ट ईयर जैम में पूछा गया था। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ क्या पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऐसी है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B equals to B naught Z cap, where B is greater than 0 existence is shown in the figure. A charged particle of charge mass m, charge q greater than 0 is released from the origin in the yz plane, released at the origin in the yz plane with a velocity v directed at an angle theta equals to 45 with the positive z axis. Ignore the gravity. Which of the following statement is true? Okay. So यहाँ पे ये मान लीजिए आपका z है, ये मान लीजिए आपका से y है, और x जो है आउट ऑफ द पेस है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, x y एंड z ऐसे है। अब इस रीजन पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है, z डायरेक्शन पे, b नॉट z कैप, ये हमें गिवन है। और क्या बोला गया कि पार्टिकल को हम थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे, किस प्लेन पे, YZ प्लेन पे, एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएंगे। सो थीटा इक्वल्स टू 45, सो पार्टिकल को कुछ ऐसे थ्रो कराया गया है,
ठीक है, पॉजिटिव एक्स वाई जेड प्लेन पे पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी भी वेलोसिटी दे के थ्रो करेंगे जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना के, ठीक है, 45 डिग्री एंगल बना के। सो आज पार्टिकल का मास गिवन है m, चार्ज गिवन है q। अब हमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया कि इनिशियल एक्सेलरेशन particle move in a circular path, particle continuous in a straight line with a constant speed. Continuous नहीं मतलब particle continue in a straight line in a constant path, constant speed. So यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में बोला गया क्या कि अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो, ये आपका वेलोसिटी हो, तो पार्टिकल का जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, इनिशियल एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस बराबर होना चाहिए, वाई एक्सिस बराबर होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए पूछा गया, और पार्टिकल का पाथ के बारे में पूछा गया क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सर लिखना है क्या? क्वेश्चन 22 का है, क्वेश्चन 22 का है 2022 का। क्वेश्चन 22 यस 2022 22 का है। 2022 सही है। ये क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखना है क्या, ना समझ में आ गया इससे? जल्दी बताओ। ऊपर भेज देंगे। समझ गए सर। समझ गया ना क्या क्वेश्चंस पूछा गया? ये फिगर में जो कुछ लिखा गया है गिवन है सारे डाटा। अब हमें सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि इनिशियल एक्सेलरेशन किस बराबर होगा और मैग्नीट्यूड क्या होंगे, और पार्टिकल का पाथ के बारे में हमें कमेंट लिखना है कि पार्टिकल का पाथ कैसे होना चाहिए। तो पहले इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या लिखोगे, Q इंटू V क्रॉस B, है ना, इनिशियल वेलोसिटी V क्रॉस B। सो इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा गया तो हम इनिशियल फोर्स से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो पार्टिकल को V वेलोसिटी दे के थ्रो कराया गया है, और पार्टिकल का जो डायरेक्शन है ये 45 डिग्री बोला गया है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। V अगर मैग्नीट्यूड हो, इससे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखना चाहिए, I+J/√2 Vj कैप डिवाइडेड बाय √2, रूट ये 2 होगा आपका वेलोसिटी। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है B नॉट जेड कैप। सो आप बताओ यहाँ पे कि I के साथ J का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे क्या मिलना चाहिए, Z का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे -J. माइनस J कैप। सो Q V B नॉट डिवाइडेड बाय √2 माइनस J कैप, माइनस यहाँ पे लिखते हैं मैंने। अब J के साथ Z का डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या मिलना चाहिए, Plus I I कैप cap. प्लस I कैप, से होंगे प्लस Q V B नॉट डिवाइडेड बाय √2, और ये होंगे आपका I कैप। सो इस माइनस को मैं यहाँ पे मल्टीपल कर देता हूँ, माइनस J कैप माइनस I कैप। तो अब फर्स्ट दो ऑप्शंस में क्या पूछा गया कि इनिशियल एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू V नॉट B नॉट बाई √2 m x कैप, और इनिशियल एक्सेलरेशन V नॉट P कैप। सो इसका जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए और y कंपोनेंट क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। तो यहाँ पे x कंपोनेंट तो पॉजिटिव है और यही इसी फॉर्म में गिवन है ना, ये आपका फोर्स है। तो एक्सेलरेशन का अगर हम x कंपोनेंट देखें तो x कंपोनेंट क्या होना चाहिए, Q V B नॉट डिवाइडेड बाय √2 इंटू m I कैप, एंड y कंपोनेंट क्या होना चाहिए था, Q V B नॉट डिवाइडेड बाय √2 इंटू m, और ये क्या होंगे माइनस J के बराबर होना चाहिए था। बट ऑप्शन में जो है वो दोनों ही पॉजिटिव ले रखा है, एक्स एक्सिस बराबर भी जो एक्सेलरेशन होंगे वो भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस बराबर जो एक्सेलरेशन वो भी पॉजिटिव है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी?
ऑप्शन ए पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर एक्सेलरेशन और ए मैग्नीट्यूड गिवन है। ऑप्शन बी पे गिवन है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है, बट क्वेश्चन से सॉल्यूशन अकॉर्डिंग इसमें नेगेटिव साइन होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, रॉन्ग, और ऑप्शन सी जो है ये होगा आपका करेक्ट। और सी और डी में क्या बोला गया, पार्टिकल का पाथ के बारे में कमेंट करना है, तो बताओ इस केस में पाथ कैसे बनना चाहिए, हेलिकल। हेलिकल पाथ होंगे, बट ऑप्शन सी में देखो क्या गिवन है, इट विल बी सर्कुलर पाथ जो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा में गिवन है पार्टिकल विल कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, पार्टिकल Wrong है। स्ट्रेट लाइन पे मोशन, बी रॉन्ग है। तो बोथ क्या होंगे, रॉन्ग होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे सिर्फ कि एक्स एक्सिस बराबर जो एक्सेलरेशन है वो ये होना चाहिए, तो ऑप्शन से ये करेक्ट होंगे, और इस केस में पाथ जो होंगे, पाथ होंगे हेलिकल पाथ। ठीक है, सो एक ही ऑप्शंस करेक्ट है, एक्सेलरेशन वाला इस कंपोनेंट। सो ये कुछ था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, आप एमएसक्यू क्वेश्चन देख लो कुछ, एमएसक्यू सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करूंगा, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सब लोग कर लोगे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में रेशियो पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 and 4, फोर्थ क्वेश्चन सर फंसा हुआ है। 3 और 4 देख लो एक बार। वन टू आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस दोनों का रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या बोला गया है, a particle of mass m charge q thrown in a uniform magnetic field with a speed v at an angle theta with magnetic field b, which of the following statement is not correct, तो हमें रॉन्ग ऑप्शन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो ये बोला गया कि किसी रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के एक पार्टिकल को वेलोसिटी v वेलोसिटी दे के हमने थ्रो किया है, इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है which of the following statement is not correct। तो इस केस में सबसे पहले बताओ पार्टिकल का जो पाथ होंगे, पाथ क्या होना चाहिए, हेलिकल। हेलिकल पाथ होंगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे थ्रो करा गया, तो हेलिकल पाथ होंगे। तो अगर हेलिकल पाथ हो तो हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होंगे, स्पीड कितना होना चाहिए, तो रेडियस कितना होना चाहिए, हमें उसके लिए वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट लिखना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर क्या होंगे, बी sin theta. साइन थीटा, पैरेलल कंपोनेंट क्या होंगे, बी कॉस थीटा। सो रेडियस कितना होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर पैरेलल, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, सो यहाँ पर होंगे बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये होगा आपका रेडियस। दूसरा क्या पूछा गया, पिच, तो पिच क्या होना चाहिए हेलिकल पाथ का, 2 पाई v cos theta into t और 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी इंटू v cos theta। पैरेलल कंपोनेंट, सो बी कॉस थीटा, ये होगा आपका पिच। और क्या पूछा गया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट एंड एवरेज फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी इज 0, क्या होना चाहिए, सो पाथ क्या होंगे यहाँ पे, हेलिकल, सो पाथ अगर हेलिकल हो तो इस केस में रेडियस होना चाहिए एम बी डिवाइडेड, एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, बट यहाँ पे रेडियस क्या गिवन है, एम बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, रॉन्ग। रॉन्ग, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट, मतलब रॉन्ग आंसर है, हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग, करेक्ट है ना, हमें रॉन्ग ऑप्शन फाइंड आउट करना है, तो इस ऑप्शन अकॉर्डिंग करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या पूछा गया है, पिच, इस पार्टिकल का पिच क्या होना चाहिए, 2 पाई v नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी होना चाहिए, बट यहाँ पर sin थीटा गिवन है, इसका मतलब ये भी क्या रॉन्ग ही गिवन है, एंड इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑप्शन से भी Correct. करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन से भी करेक्ट है। अब क्या बोला गया कि पार्टिकल का जो
पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड सर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। स्पीड कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होंगे, हर पॉइंट पे चेंज होगा, है ना, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होंगे। तो इसीलिए पार्टिकल का जो स्पीड है, स्पीड क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी वेरिएबल होंगे। तो ऑप्शन सी भी क्या होना चाहिए, करेक्ट। मतलब रॉन्ग होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट बोला गया और इस क्वेश्चन पे रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है, तो इसलिए भी क्या होंगे, करेक्ट होंगे। एंड उसके बाद क्या बोला गया है कि द एवरेज फोर्स ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्या है, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। करेक्ट है। करेक्ट क्यों है यहाँ पे, हमेशा फोर्स क्या होंगे, सेंटर की तरफ ही होंगे, है ना, सेंटर की तरफ ही होंगे। तो सेंटर की तरफ अगर हो तो क्या होंगे, वो नेट फोर्स जो है एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, टाइम पीरियड में एवरेज देंगे तो एवरेज करेंगे zero। तो 0 हो जाएंगे। तो ये करेक्ट है, बट इस ऑप्शन में हमें क्या पूछा गया है, रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग नॉट करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या लिखोगे, ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू मास m मूविंग under the influence of a uniform electric field and uniform magnetic field and follows the trajectory from P to Q as shown in the figure. The velocity at point P and Q are v I cap and -2 vj cap. तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछा गया, क्या होना चाहिए। so, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट ऐसे गिवन है, z, x, y and XY प्लेन पे पार्टिकल कुछ ऐसी कर्व पाथ बनाया, ठीक है। ऐसी कर्व पाथ बनाया जहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको गिवन है P, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है Q, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, x डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे, k कैप डायरेक्शन पे, तो आउट ऑफ द पेज है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आउट ऑफ द पेज है। तो हमें क्या पूछा गया कि इस चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे मूव करेंगे, चार्ज पार्टिकल का चार्ज गिवन है +q, मास गिवन है m, ठीक है, मास गिवन है m। तो अब हमें क्या पूछा गया यहाँ पे कि p पॉइंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है v0 i कैप, q पॉइंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है -2 v0 j कैप। तो हमें इसमें से कुछ करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या पूछा गया है, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है पार्टिकल, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, ये गिवन है। ऑप्शन बी में हमें गिवन क्या है कि रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होना चाहिए, रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड रेट ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड्स एट पॉइंट क्यू क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पर जब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, दोनों पॉइंट पे अगर हम पार्टिकल का स्पीड देखें, क्या स्पीड सेम है? नो सर। यहाँ पर देखो स्पीड कितना है, v है, यहाँ पर स्पीड कितना है, मूवी। -2 -2v नहीं, मतलब स्पीड का मतलब क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2v है ना। सो स्पीड चेंज हुए, स्पीड चेंज हुए मतलब क्या, यहाँ पे कुछ वर्क डन किया होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल के ऊपर, तभी इसका स्पीड चेंज हुए ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुए। तो यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड अगर डिफरेंट है, तो क्या बोल सकता हूँ पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज हुए, यस सर। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुए। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुए, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों होंगे, क्योंकि इस पार्टिकल के ऊपर कुछ वर्क डन करे गए होंगे, और इस वर्क डन कौन करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बट वी नो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वर्क डन किए होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखो कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क डन करता नहीं है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क डन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, पार्टिकल का मास अगर m है तो हाफ m 4v² माइनस हाफ m, इनिशियल स्पीड था v तो v²। ये होगा आपका चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है, यहाँ पे हमें वर्क डन फाइंड आउट करना, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो क्वेश्चंस पे और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ से डिस्टेंस कितना गिवन है, ये है, यहाँ से डिस्टेंस कितना गिवन है, 2a। ठीक है, ये डिस्टेंस है 2a। सो जब पार्टिकल p पॉइंट से q पॉइंट पे आया, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लिखने चाहे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होंगे यहाँ पे, p पॉइंट से जब q पॉइंट पे आएंगे, स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, v स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है हमें कि फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, ई डॉट डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 2a होगा, हम्म, 2a होगा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन है ना। सर तो यहाँ फोर्स होंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक straight line फोर्स होंगे है, Q इनटू ई। तो फोर्स होंगे Q इनटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आई कैप डायरेक्शंस पे, तो पार्टिकल के ऊपर एवरी टाइम आई डायरेक्शंस पे फोर्स होंगे, सो आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम यहाँ से मल्टीपल करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब P पॉइंट से Q पॉइंट पे आया, यस सर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर 5 है minus 2a i cap plus AG cap डिस्प्लेसमेंट। 2a i cap माइनस minus AG cap. a j k cap। ठीक है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, तो ये वेक्टर अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 0, सो 2a i कैप, एंड इस पॉइंट का 0 y कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इनटू j कैप। सो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है a, सो माइनस a j कैप। सो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, q e 2a। 2a। ठीक है, ये मिलेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लो और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखो क्या आना चाहिए, ये कितना आएगा 3/2, तो यहाँ से 4 आ जाएंगे, तो हमें मिलेंगे 3m v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 q। ये होगा क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये देखो ऑप्शन ए पे शायद है ना, यही है 3/4 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय q है, तो ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, करेक्ट। अब ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट पी क्या होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स होंगे, सो फोर्स क्या है Q इनटू ई, तो कांस्टेंट फोर्स है ना, चाहे पार्टिकल कहीं पर भी लगे, कहीं पर भी रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा क्या होंगे Q इनटू ई, और फोर्स का डायरेक्शन पे हमेशा आई कैप बराबर होंगे, तो कांस्टेंट फोर्स है। सो जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगता है तो उसके इसमें रेट ऑफ वर्क डन क्या लिख सकते हो, सो रेट ऑफ वर्क डन dw/dt करना हमें। सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, f डॉट dr डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर हम t का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, देखो यहाँ पे फोर्स, हाँ तो यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क डन करेगा नहीं यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स से इसे टाइम का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेंगे, 0 ही मिलेगा। सो इसका डिफरेंसेस होंगे 0। अब इसको फिक्स रख के अगर हम इससे डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेंगे,
v डॉट डेल आर बाई डेल टी को क्या लिखेंगे हम? V. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो v डॉट b होंगे क्या आपका? रेट ऑफ वर्क डन। कब होंगे? अगर पार्टिकल का मोशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा इस रेट ऑफ वर्क डन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? f डॉट v। सो यहाँ पे f मतलब क्या होंगे? q इंटू 3/4. ई नॉट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप। और इस p पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी किस बराबर है? चेक किस पॉइंट पे पूछा गया? रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट p, है ना। सो एट पॉइंट p पे अगर हम वेलोसिटी देखें, पार्टिकल का वेलोसिटी किस बराबर गिवन था p पॉइंट पे? आई कैप बराबर, है ना। सो v आई कैप। सो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेंगे? q e v। सो यहाँ पर अगर आप e का वैल्यू पुट कर दीजिए, सो e का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? 3 एंड q कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। सो 3/4 m v क्यूब डिवाइडेड बाय a। सो ये होगा क्या आपका? रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट p पे। सो ऑप्शन बी भी क्या होना चाहिए? करेक्ट। अब ऑप्शन सी में देखो क्या बोला गया है कि रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट पी 0। तो अगर रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट पी हमें ये मिल रहा है तो रेट ऑफ ऑप्शन सी में क्या गिवन है कि रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट पी 0, तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए? Wrong. रॉन्ग, है ना। ऑप्शन सी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। एंड देन ऑप्शन डी में क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट क्यू इज 0। सो रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट क्यू क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर भी वही लिखेंगे हम, एफ डॉट पी। मैग्नेटिक फोर्स तो कभी वर्क डन करते ही नहीं है, तो मैग्नेटिक रेट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर हम देखें यहाँ पे तो क्यू पॉइंट पे देखो फोर्स किस बराबर होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इस बराबर है, ऐसी है। बट इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस बराबर है? माइनस J cap. जे कैप बराबर है। एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर हो तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे इस केस में? 0. 0. ठीक है। सो इस केस में वर्क डन बाय द रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट क्यू क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या होंगे? करेक्ट होंगे। सर वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर वाला बताना। परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के लिए पहले आप ये देख लो कि जो क्यू पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी किस बराबर गिवन है? ए आई कैप। क्या? नहीं सर, 2a j कैप। 2a j कैप वेलोसिटी क्वेश्चंस पे गिवन है, देखो ना। माइनस क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है -2v j कैप। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है -2 j कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शंस पे गिवन है क्वेश्चंस में? आई कैप बराबर गिवन है। यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप हो तो इसके साथ अगर हम चार्ज मल्टीपल करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा किस बराबर होंगे? आई कैप बराबर होगा किसी भी पॉइंट पे, है ना। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है Q इंटू ई, ये हमेशा आई कैप बराबर है। बट Q पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो -2 j कैप लिखा गया है, -2 v j कैप मतलब माइनस z डायरेक्शन पे। यस। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इस बराबर है F आई कैप बराबर है, फोर्स वेलोसिटी -j कैप बराबर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। 0। तो इसलिए 0 क्या है? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या लिखेंगे हम? ए, बी एंड डी। D. क्वेश्चन नंबर 5 देखा था कि एक बार भी हो गया है? Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हो गया sir. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करोगे तो हो जाना चाहिए। अभी ट्राई करो, देखो नेक्स्ट दिन ही करेंगे, आज तो 8 बज के होंगे अब तो। नया चैप्टर तो स्टार्ट भी नहीं होंगे, तो आज इसी चैप्टर का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो क्या गिवन है कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू B नॉट J कैप and electric field E equals to -k cap, particle moves under a
अनडिफ्लेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो हमें क्या गिवन है, किसी रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E इक्वल्स टू माइनस ई के कैप। ठीक है, माइनस ई के कैप। तो हमें क्या पूछा गया है कि इन दोनों के प्रेजेंस पे पार्टिकल को हमने कुछ ऐसी वेलोसिटी देके थ्रो किया है, चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, सो उसका जो पाथ है अनडिफ्लेक्टेड है। मतलब अगर जिस पाथ में हमने थ्रो किया उसी पाथ में मतलब स्ट्रेट लाइन पे फ्लो मोशन कर रहे हैं, तो इस केस में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना, करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया है कि ऑप्शन ए में बोला गया पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू E by B आई कैप। ठीक है, E by B आई कैप इस डायरेक्शन पे थ्रो कराया गया है। तो देख लो क्या होना चाहिए, Correct पार्टिकल है। अगर अनडिफ्लेक्टेड पाथ में मूव कर रहा है ना, पार्टिकल अगर कोई भी पाथ का चेंज नहीं है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 जीरो होना चाहिए। सो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होंगे, पार्टिकल ऑप्शन दी अकॉर्डिंग पार्टिकल का चार्ज है प्लस क्यू है ना, पॉजिटिव चार्ज बोला गया तो प्लस क्यू मान लीजिए, तो प्लस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है माइनस के कैप बराबर, तो ये होंगे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यू, और वेलोसिटी देखो इस ऑप्शन में क्या गिवन ऑप्शन ए पे माइनस ई बाई बी माइनस ई बाई बी आई आई कैप कैप, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमें किसका, बी बी जे का, कैप बी जे कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखो नेट फोर्स क्या होंगे यहाँ पे, ये बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे क्या मिलेंगे आपको, के कैप के कैप है ना, आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, माइनस के कैप मिलेंगे, और यहाँ पर एक माइनस साइन है तो माइनस के कैप डायरेक्शन होंगे अल्टीमेटली फोर्स, और यहाँ पर भी देखो माइनस के कैप डायरेक्शन पे, तो क्या नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगा, नो नो सर। सर नेट फोर्स नॉन जीरो है, मतलब इस केस में क्या होंगे, पार्टिकल अपना पाथ से डिफ्लेक्टेड हो जाना चाहिए था, तो इससे ऑप्शन जो है ये रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या बोला कि अनडिफ्लेक्टेड है। सो अनडिफ्लेक्टेड होने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट इस केस में देखो जो नेट फोर्स है ये नेट फोर्स नॉन जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन डेफिनेटली क्या होना चाहिए, रॉन्ग। तो सिमिलरली ऑप्शन बी चेक कर लो, ऑप्शन बी में क्या बोला गया, पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज, अब वेलोसिटी किस बराबर गिवन है, ई नॉट आई कैप। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स यही रहेंगे ई नॉट के कैप क्यू, और यहाँ पर हमें गिवन है ई बाई बी आई कैप क्रॉस बी जे कैप। तो इस केस में देखो ये बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई और जे को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे के कैप आएंगे, तो यहाँ पर होंगे के ई के कैप, यहाँ पर होंगे माइनस के ई के कैप, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स क्या देंगे, जीरो देंगे। 0 तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट ठीक है, तो सिमिलरली ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विथ वेलोसिटी। तो आप नेगेटिव चार्ज अगर आप देखोगे तो चार्ज का वैल्यू अगर आप माइनस क्यू पुट करोगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई के कैप क्यू ई के कैप प्लस यहाँ पर ये हो जाएंगे माइनस क्यू, एंड ऑप्शन सी में पार्टिकल का वेलोसिटी हमें गिवन है माइनस ई डिवाइडेड बाई बी आई कैप क्रॉस बी जे कैप। तो इस केस में देखो नेट फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे, नॉन जीरो होंगे, नॉन 0 आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे के कैप मिलेगा, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये नॉन जीरो मिलेंगे। सो नॉन जीरो मतलब ये भी क्या होंगे, रॉन्ग ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, फिर करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे माइनस प्लस क्यू, सो यहाँ पर होंगे माइनस क्यू, पार्टिकल का वेलोसिटी है प्लस ई डिवाइडेड बाई बी आई कैप क्रॉस बी जे कैप। सो बी अगर कैंसिल आउट हो जाए तो इस केस में एक दूसरे आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे के कैप आएगा, यहाँ पर चार्ज माइनस है तो माइनस क्यू आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होंगे आपका जीरो। सो इन दोनों केस में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर हम इस वेलोसिटी लेके मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे थ्रो करें तब क्या होंगे, है ना, इस वेलोसिटी लेके अगर हम थ्रो करें तब होंगे वो का जो है नेट फोर्स जीरो होंगे, और नेगेटिव चार्ज को भी हम उसी डायरेक्शन पे थ्रो करें इस वेलोसिटी लेके
तब भी नेट फोर्स क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये बताने चाह रहा हूँ, देखो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है हमेशा सेम डायरेक्शंस पे हुए ना, तभी 0 हुए ना दोनों केस में। Yes, sir. और वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन देखो किस बराबर होंगे, हमेशा जिस गाइडिंग सेंटर का जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शंस पे ही होंगे हमेशा, है ना। यहाँ पर भी आप E क्रॉस B करके देखो किस डायरेक्शन पे आएगा, E क्रॉस B करके देखो, आई कैप Minus बराबर I होगा, cap. है ना। सो आई कैप बराबर भी पार्टिकल का अगर आप थ्रो करोगे तभी जाके क्या होंगे, और इतना वेलोसिटी लेके कि इसका जो रेशियो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उस रेशियो लेके उसी गाइडिंग सेंटर जिस बराबर उसी डायरेक्शन पे अगर थ्रो करोगे तभी क्या होंगे, पार्टिकल का जो है ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होंगे, तो स्ट्रेट लाइन बराबर मूव करना चाहिए। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या लिखोगे, बी एंड डी। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल entered in a uniform magnetic field region with same speed at an angle 30 degree and 60 degree with the field, let E, B, C are the ratio of their time period and radius and the pitch of the helical path, then A, B, C का रेशियो क्या होना चाहिए हमें पूछा गया है। सो यहाँ पे दो गिवन है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, एक पार्टिकल इसके साथ जो है 30 डिग्री एंगल पे थ्रो करा गया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दूसरे है यहाँ पे 60 डिग्री पे थ्रो कराया गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक, 60 डिग्री पे थ्रो कराया गया है। सो दोनों केस में पाथ क्या होंगे, पार्टिकल का हेलिकल 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 पाथ ही होंगे। सो अगर हेलिकल पाथ हो तो इन दोनों केस में क्या बोला गिवन है कि ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, है ना, एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे, और सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो अगर आपका से ए हो, एंड इन दोनों का जो रेडियस होंगे, रेडियस का रेशियो अगर बी हो, एंड हेलिकल पाथ का जो पिच है, पिच का रेशियो अगर से सी हो, सो ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। कर लोगे ना ये? Yes, sir. हाँ, कर लेना, आसान है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम जैसी है, वो भी कर लोगे ना, ज़्यादा डिफिकल्ट एक बार करके देखो, ना होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल P lives at the origin at speed v equals to v naught at some incline with the x-axis. There is a uniform magnetic field D along the x-axis, and P particle P strike at a fixed target at on the x-axis for a minimum value of magnetic field B equals to v naught, and P also strike target T इफ बी का अदर क्या वैल्यू होना चाहिए, वेलोसिटी का अदर वैल्यू क्या होना चाहिए हमें पूछा गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या गिवन है कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस के साथ पार्टिकल को कुछ एंगल पे हमने थ्रो किया है, एक चार्ज पार्टिकल को, तो पार्टिकल का पाथ कैसे होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे है, एक्स एक्सिस बराबर है, इस केस में पाथ क्या होना चाहिए, Helical. हेलिकल पाथ होंगे। ठीक है, हेलिकल पाथ होंगे, और पार्टिकल जो है इस ओरिजिन से लीव कराया गया है, ठीक है, ओरिजिन से थ्रो कराया गया है। तो इस केस में जो हेलिकल पाथ होंगे, तो हेलिकल पाथ का कुछ मोशन ऐसे बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स बराबर होंगे, तो हमेशा एक्स एक्सिस को टच होते जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएंगे। ठीक है,
सो अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एक टारगेट रखा गया था, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक टारगेट रखा गया था। सो पार्टिकल को पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, टारगेट को टी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी रखा है, ठीक है, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब हमने बी रखा है, उस टाइम पे जो टारगेट, ये जो पार्टिकल है, इस टारगेट को यहाँ पे हिट किया, ठीक है। अब टारगेट का पोजीशन अगर फिक्स वहीं पर ही रहे, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो वेलोसिटी का डिफरेंट वैल्यू अगर हम चेंज करें, तो फिर से कब इस टारगेट को इस पार्टिकल हिट करेंगे हमें बताना है, ठीक है, क्या हमें बताना है। अच्छा देखो, इस टारगेट को मैं अगर यहाँ पर ना रख के यहाँ पर रखता, क्या तब ये हिट करेंगे यहाँ पे? नो सर। हिट नहीं करेंगे ना। सो टारगेट को हम किस पॉइंट पे रखने से हिट करेंगे कि डेल्टा टी टाइम बाद से टाइम पीरियड, अगर इसका जो एक्स वाई प्लेन पे जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे, मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड के बाद जो जिस पॉइंट से पास करेंगे, मतलब यहाँ से जो जेड डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? स्क्रू पिच, है ना। सो पार्टिकल को एग्जैक्टली अगर हम स्क्रू पिच, बस स्क्रू पिच का इंटीजर डिस्टेंस पे अगर मैं रखूँ, तभी जाके हिट करेंगे, सर। है ना। अगर यहाँ पर रखूँ तो फर्स्ट राउंड के बाद हिट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो पहली बार ऐसे रोटेट करेंगे, सेकेंड टाइम जब पास होंगे तब रोटेट हिट करेंगे यहाँ पर रखेंगे तो थर्ड टाइम बाद। बट ये जो सारे डिस्टेंस है क्या है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्क्रू पिच का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या पूछा गया हमें कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो और इससे हिट भी करें, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? स्क्रू पिच अगर आप फाइंड आउट करोगे इस केस में, सो स्क्रू पिच का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए? एल का वैल्यू 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी इंटू, इस बराबर, अगर ये एंगल थीटा हो तो इस बराबर कॉम्पोनेंट क्या लिखोगे? बी cos theta. थीटा। ये आपका स्क्रू पिच हो। सो यहाँ पर क्या बोला गया कि फर्स्ट केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू रखा है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर मिनिमम वैल्यू हो तो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का वैल्यू इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम होगा कि नहीं? यस सर। पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, अपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलेगा कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है। तो इस जब B इक्वल्स टू B नॉट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम पे जो टाइम पीरियड होगा एक्स वाई प्लेन पे, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम, यस सर। है ना। सो मैक्सिमम टाइम पीरियड और चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे हिट करने के लिए फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर रखना चाहिए? एग्जैक्टली फर्स्ट ग्रुप पिच में रखना चाहिए, है ना। फर्स्ट ग्रुप पिच में रखना चाहिए और आगे रखना चाहिए? हाँ, यहाँ पर बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिनिमम हो, ठीक है, एंड पार्टिकल टारगेट को हिट भी करें। ये दोनों कंडीशंस को एक्चुअली सेटिस्फाई करने के लिए पार्टिकल को जो हमें रखना है एक्चुअली कहाँ पर रखना है? फर्स्ट ग्रुप पिच में रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रखें तब देखो इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होंगे वो क्या होंगे? 2 टाइम पीरियड के साथ इक्वल होगा, है ना। यस सर। तो टाइम पीरियड तो इससे पहले वाला केस में जो टाइम पीरियड बन रहा है उससे कम हो जाएगा, है ना। सो पार्टिकल को यहाँ पर कहाँ रखा गया है? फर्स्ट ग्रुप पिच में रखा गया जब मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट हो। सो ऐसे सिचुएशंस में सो अगर नेक्स्ट टाइम जब हम पार्टिकल वेलोसिटी चेंज करें और इस मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज करें, तो पार्टिकल को हिट करने के लिए क्या होना चाहिए? मान लो नेक्स्ट टाइम हमने इस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे चूज किया, ठीक है। सो सेकेंड टाइम जो पार्टिकल का स्क्रू पिच है इससे 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो पार्टिकल का पिच है, से मान लो एल डैश है, एल डैश अगर 2L हो, सो पार्टिकल है यहाँ पे, टारगेट है यहाँ पे, बट फर्स्ट टाइम जब इस पार्टिकल यहाँ पर आके टच करेंगे, अगर स्क्रू पिच अगर 2L है तो, यस सर। है ना, तो क्या तब टारगेट में कभी भी हिट करेगा ये? नो सर। तो इस पॉइंट को और एक बार सोचो, पार्टिकल यहाँ पर रखा गया है, इस केस में हमने स्क्रू पेच मान लिया ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ पे बाकी ओरिएंटेशन हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी का कंडीशंस गिवन है, उस वेलोसिटी से भी हम क्या करेंगे? हर केस में
पिच फाइंड आउट करेंगे। अगर पिच का वैल्यू सेकेंड केस में जो अदर केस में जो पिच का वैल्यू मिलेंगे वो पिच का वैल्यू अगर इस पिच से ज्यादा हो तो क्या पार्टिकल कभी भी इस टारगेट को हिट करेंगे? नो सर। No, नहीं sir. करेंगे, है ना? Exactly होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ऐसी हो कि अदर केस में जो पिच है उस पिच इस पिच का कम हो एंड इंटीजर मल्टीपल हो, लाइक से L/2, L/3, L/4 ऐसी अगर हो तो क्या तब इस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करेंगे? हाँ सर। मान लो से हो L/2 सकता हो है। जाए, L/2 होने से क्या होंगे? फर्स्ट टाइम पार्टिकल जो है यहाँ से पास करेंगे, सेकेंड टाइम आके यहाँ पर हिट करेंगे इससे, है यस सर। ना? अगर L/4 हो तो जब फोर्थ टाइम पास होगा तब इसे हिट करेगा, और अगर से L/5 हो तो 5 टाइम जब पास होंगे तब हिट करेंगे। लेकिन अगर इस सेकेंड टाइम से जो अदर केस में जो स्क्रू पिच है इससे अगर ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल है यहाँ पे लेकिन टारगेट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पार्टिकल इस एक्सिस को टच करेंगे वो यहाँ पर आके टच करेंगे, तो इस टारगेट को तब टच ही नहीं करेंगे ना, हिट नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अदर केस में स्क्रू पिच फाइंड आउट करेंगे। अगर स्क्रू पिच के से ज्यादा हो तब तो कभी भी हिट नहीं करेंगे, और अगर अदर केस में स्क्रू पिच से कम हो और 1/2, 1/3 मतलब 1/4, 1/5 ऐसे अगर फॉर्म में आए तब हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल जो है टारगेट को हिट करना सही है। तो फटाफट अदर केस में आप स्क्रू पिच फाइंड आउट कर लो। ऑप्शन ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन गिवन है उससे स्क्रू पिच फाइंड आउट करो, देखो क्या होना चाहिए, जल्दी आएगा। 2πm डिवाइडेड बाय QB। बी का वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 2B0 गिवन है ना? बी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2B0, सो 2B0 पुट करिए, 2B0 इंटू V का वैल्यू क्या गिवन है 2V0, 2V0। इससे पहले V0 था तो अब 2V0 कर दिया गया, V0 थीटा एंगल वही रहेगा, ठीक है, सेम इंक्लिनेशन बोला गया है। तो यहाँ पर देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, L 2πm डिवाइडेड बाय QB0 इंटू V0 cos थीटा। सो इससे पहले जो स्क्रू पिच था अभी भी सेम ही है, यस सर। इक्वल्स टू L। तो क्या इस टाइम पे पार्टिकल टारगेट को हिट करेंगे? यस सर। Yes. यस। सो ये ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट। ऑप्शन बी में देखो क्या बोला गया है, ऑप्शन बी में बोला गया जो वेलोसिटी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को अब हम 2 टाइम्स कर देंगे और वेलोसिटी वही रखेंगे, V0 ही रखेंगे, तब क्या होना चाहिए, L प्राइम का वैल्यू L/2. L/2 हो जाएंगे ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे L/2। तो क्या इस केस में हिट करेंगे? यस सर। कब हिट करना चाहिए? सेकंड टाइम्स, है ना? फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे और सेकंड टाइम जब पास होंगे तब यहाँ पर हिट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम यहाँ से पास होगा, स्क्रू पिच इसका हाफ हो गया, तो सेकंड टाइम जब पास होंगे यहाँ से पास होंगे और इस पार्टिकल को हिट करते हुए जाएंगे, टारगेट को हिट करते हुए। सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब ऑप्शन सी देखो क्या बोला गया है, ऑप्शन सी पे हमने वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, B0 ही रहेगा, तब ग्रुप्स क्या होना चाहिए, 2L आएगा। 12 होंगे। तो क्या आप कभी भी हिट करेंगे पार्टिकल टारगेट sir. को? हिट नहीं No, कर sir. पाएंगे क्योंकि टारगेट है यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ से पास होंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ से पास होंगे, तो कभी हिट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी में क्या पूछा गया, बोला गया है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर देंगे B0/2 एंड वेलोसिटी को भी क्या करेंगे 2V0 कर दोगे, तो इस केस में स्क्रू पिच कितना होगा, 4L हो जाएगा। 4L। तो ये भी कभी भी टच नहीं कर पाएंगे यहाँ पर भी। सो 4L, तो यहाँ पर भी टच नहीं करेंगे। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर, ए एंड बी। उसके बाद आई होप क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे, ठीक है, आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी सॉल्व किया। 10, 11 ये सॉल्व हो जाना चाहिए। MCQ को क्वेश्चन देख लो कुछ, सॉरी NAT क्वेश्चन देख लो कुछ, है NAT सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखो, ना होंगे तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। Yes. NAT Okay, सारे sir. सेम ही है, ठीक है। सो कि हमारा मोशंस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल भी कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में आई होप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे एक क्लास में, ठीक है। असाइनमेंट 10 पे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हम H वेक्टर डिफाइन करेंगे। H वेक्टर डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नेटाइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो मैग्नेटाइजेशन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे।
साथ में यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाउंड्री कंडीशंस पढ़े तो वो भी बाउंड्री कंडीशंस पढ़ेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये मोशंस ऑफ ए चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑफ ए कंडक्टर, ये भी एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइम लगेगा वो एक्चुअली चैप्टर नंबर 12 में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एंड उसके बाद वेव में 4-5 क्लास लगेंगे एटलीस्ट, तो 10 क्लास के अंदर अंदर आप का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एनईटी टाइप जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन छोड़ के रखा गया ना आपके लिए वो भी क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आओ। ना होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। अब अगर किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। तो मैक्सवेल रिलेशन आप पढ़ाएंगे ना? क्या? मैक्सवेल रिलेशन आप ही नहीं पढ़ाएंगे? हाँ सर? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 39 एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा, तो क्या हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है? सर सॉल्व हो गया, लेकिन सर यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन में सर आंसर में दिया हुआ है 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या गिवन है देखो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिवन है ना, एंड एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ई है, एंड वेलोसिटी इस बराबर है ऐसे। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होंगे ना। सो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी इस बराबर है, तो बी क्रॉस बी करोगे किस डायरेक्शन पे होंगे? बी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो बी क्रॉस बी करोगे आउट ऑफ द पेज होगा। हाँ तो सर हाँ सर समझ लेकिन गया। नेगेटिव चार्ज है तो इनटू द पेज होगा यहाँ पे। यस सर, इनटू द पेज होगा। सो इनटू द पेज हो जाएंगे, और क्या यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, यस सर, और डायरेक्शन गलत ले लिया। ठीक है, चलो फिर। Thank you. ठीक, थैंक यू सर। ठीक। Thank you, sir.